यूपी में तीसरे चरण के लिए फैसले की घड़ी आ गई है। कुछ घंटों के बाद जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। सुबह 7 बजे से जनता अपने मनपसंद प्रत्याशियों के लिए वोटिंग शुरू कर देगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर करीब करीब पहुंच चुकी हैं। इस चरण में हाथरस की 3 सीटें, फिरोजाबाद की 5 सीटें, एटा की 4 सीटें, कासगंज की 3 सीटें, मैनपुरी की 4 सीटें, कन्नौज की 3 सीटें, इटावा की 3 सीटें, औरैया की 3 सीटें, कानपुर देहात की 4 सीटें, फर्रुखाबाद की 4 सीटें, कानपुर नगर की 10 सीटें, जालौन की 3 सीटें, झांसी की 4 सीटें, ललितपुर की 2 सीटें, हमीरपुर की 2 सीटें और महोबा की 2 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण की जंग में उतरे सभी उम्मीदवारों ने शुक्रवार शाम तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तीसरे चरण के लिए कुल 627 उम्मीदवार सियासी मैदान में हैं। अगर इन प्रत्याशियों में शपथ पत्र की बात करें तो एडीआर के मुताबिक 627 प्रत्याशियों में 4 ने अपना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं दिया है। ऐसे में 623 में से 135 पर आपराधिक केस दर्ज है, जिसमें 103 पर गंभीर केस चल रहे हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो बीएसपी के 59 प्रत्याशियों में से 23 पर केस दर्ज है। कांग्रेस की बात करें तो 20 पर दाग लगे हैं। समाजवादी पार्टी में 21 उम्मीदवारों पर केस है और बीजेपी के 20 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। यही नहीं, तीसरे चरण में ताल ठोक रहे 627 उम्मीदवारों में 245 प्रत्याशी करोड़पति हैं और इस चरण में 96 महिलाएं मैदान में हैं। 20 फरवरी को सुबह 7 बजे से जनता अपने अपने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी और 10 मार्च को फैसला आ जाएगा। तो आइए देखते हैं 16 जिलों की 59 सीटों में हॉट सीटों पर वीआईपी दिग्गजों का क्या क्रेज है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। यूपी में चुनावी घमासान जारी है। थर्ड फेज के लिए मतदान के लिए कुछ घंटे का वक्त बचा है। 20 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें हम तीसरे फेज की 12 सीटों पर बात करेंगे, क्योंकि ये वो 12 सीटें हैं जिस पर योगी सरकार के मंत्री समेत 12 दिग्गजों की किस्मत दांव पर रहेगी। कमोवेश इन्हीं सीटों से तीसरे फेज की बाकी सीटें भी प्रभावित होने वाली हैं। तो आइए पहले देखते हैं ये 12 वीआईपी सीटें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनपुरी की करहल सीट की, जहां से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल यहां से चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश से उनका सामना है। दूसरी हमारी वीआईपी सीट है। दूसरे जो वीआईपी हैं वो अखिलेश यादव खुद हैं, क्योंकि करहल से ही चुनावी मैदान में है। शिवपाल यादव अध्यक्ष है पीएसपीएल के, जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। राम नरेश अग्निहोत्री कैबिनेट मंत्री हैं यूपी में, ये भी यहां पर दांव खेला है बीजेपी ने इन पर। सरिता भदौरिया बीजेपी एमएलए इटावा सदर से ये उम्मीदवार है बीजेपी की। सतीश महाना को आप देख रहे हैं, ये भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कैबिनेट में मंत्री हैं। इसके अलावा आप देखिए असीम अरुण वीआरएस लेकर लड़ रहे हैं चुनाव, पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, ये कन्नौज सदर से चुनावी मैदान में हैं। अजय कपूर कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, किदवई नगर से मैदान में है। नीलिमा कटियार राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में, ये भी चुनावी मैदान में उतरी हैं। इरफान सोलंकी एसपी प्रत्याशी हैं सीसामऊ से। रामवीर उपाध्याय पूर्व मंत्री हैं यूपी में, सादाबाद से हाथरस की सीट से इन पर दांव खेला गया है। लुइस खुर्शीद कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो फर्रुखाबाद से इस बार चुनावी मैदान में है। और हरिओम यादव मुलायम सिंह के समधी हैं और ये सिरसागंज फिरोजाबाद से उम्मीदवार है। तो ये 12 वीआईपी आपके सामने है, माफ कीजिए 13 वीआईपी आपके सामने है और इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे कि ये 13 वीआईपी आखिर क्यों है। तो सबसे पहले हम अब अपने जो हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तीसरे फेज के इन 12 सीटों को अगले 1 घंटे में हम विस्तार से जानेंगे, इनके समीकरण को भी समझेंगे और इन वीआईपी सीटों पर जनता का मूड हमारे सहयोगी बताएंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैनपुरी से देवेंद्र चौहान, इटावा से दिनेश साक्य, कन्नौज से लोकेश दुबे, कानपुर से अमित गज्जू, हाथरस से सुमित शर्मा और फर्रुखाबाद से सूर्या वाजपेयी। मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, आपके पास मैं एक एक कर आऊंगी कि सारी सीटों पर हम चर्चा करेंगे। जो वीआईपी सीट नंबर 1 है पहले उसकी चर्चा करते हैं। तो वीआईपी सीट नंबर 1 है करहल विधानसभा सीट। सबसे दिलचस्प सबसे रोचक मुकाबला यहां पर क्यों हो गया है, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उन्हीं के अगेंस्ट बीजेपी ने अपना दांव खेला है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर। और जो तीसरे प्रत्याशी हैं बीएसपी के वो हैं कुलदीप नारायण, यहां से
बीएसपी के उम्मीदवार हैं। तो ये वीआईपी सीट नंबर 1 है करहल। सबसे रोचक, सबसे दिलचस्प मुकाबला हमारा इसी सीट पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार हम बयानबाजी देख रहे हैं दोनों ही तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। और ये सीट वीआईपी क्यों है? लगातार मैं बता रही हूं वीआईपी इसलिए है क्योंकि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। एक सीट लेकिन 2 वीआईपी। दूसरे वीआईपी हैं अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, ये भी करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस पूरी जो करहल सीट है, करहल सीट आती है मैनपुरी में। तो मैनपुरी का पॉलिटिकल जियोग्राफी आखिर क्या कहती है? 2012 और 2017 के जो नतीजे हैं यहां पर क्या रहे हैं, यह भी समझना आपको बेहद जरूरी है। 2012 की अगर मैं बात करती हूं, यहां पर 2012 के मैनपुरी के नतीजे कहते हैं कि यहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला था 2012 में। समाजवादी पार्टी का चारों ही सीटों पर कब्जा रहा था। और 2017 के नतीजे देखिए क्या कहते हैं। 2017 के नतीजे ये कहते हैं कि एक सीट को भेदने में जरूर कामयाब यहां पर हुई है बीजेपी। 3 सीटें फिर भी समाजवादी पार्टी के पास ही रही हैं। तो ये 2012 और 2017 के नतीजे हमने अपने दर्शकों को बताए। अब आगे बढ़ेंगे कि देखिए 2012 में चारों सीटें समाजवादी पार्टी के पास जरूर रही, लेकिन 2017 में थोड़े हालात बदले। एक सीट बीजेपी ने, यहां पर भोगांव सीट है, उस सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। लेकिन क्या आगे 2022 में तस्वीर बदलेगी क्या? और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके पास चलते हैं। देवेंद्र चौहान, आपसे हम समझना चाहेंगे कि 2012 और 2017 के नतीजे ये कह रहे हैं कि चारों सीटों पर, मैनपुरी में चारों सीटों पर एक में बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन करहल वो सीट है जहां इतना दिलचस्प, इतना रोचक मुकाबला हो गया है तीसरे चरण का। क्या लग रहा है, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, क्या है? अखिलेश यादव, एसपी सिंह बघेल। बिल्कुल साफ तौर से जो सीट है मैनपुरी का वो बेहद दिलचस्प है और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि जिस समय अखिलेश यादव ने नामांकन किया था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि एक लंबी जीत का दावा किया जा रहा था कि लंबी जीत से अखिलेश यादव जीतेंगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उसके बाद में तुरंत एसपी सिंह बघेल अपना नामांकन बीजेपी से दाखिल करने जाते हैं, तो यकायक एक साथ मीडिया भी वहां पहुंच जाती है। और चूंकि वो समय था जिस समय वो बाहर निकले और वो अंदर गए, तो इस दरमियान उसके बाद में चर्चाओं का बाजार इतना गर्म हुआ, क्योंकि दोनों ही ये जो सीट, दोनों ही लोग हैं, चाहे एसपी सिंह बघेल हो, अखिलेश यादव जी हो, उसके अलावा एसपी सिंह बघेल जिस तरीके से बात है वो पहले भी चर्चाओं में रहे हैं, हर बार चर्चा में रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र को लेकर। ठीक है देवेंद्र, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज रघुवंशी जी, वो जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। मनोज जी, आप जरा समझाइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस मुकाबले को, क्योंकि दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं जीतेंगे तो हम ही करहल में। मतलब अगर केवल करहल की बात करिए तो देखिए, एक जो हमेशा जिसको प्रेफरेंस मिलती है, जो मुख्यमंत्री बनने का कैंडिडेट है, उसको यहाँ केंद्र सरकार का तो लोकसभा का तो चुनाव हो नहीं रहा है, तो कोई केंद्रीय मंत्री है वो तो केंद्रीय मंत्री है। अखिलेश को जिताने में वहां की जनता को ये लगता है कि भाई हमारा अपना आदमी हमारी कंस्टिट्यूएंसी का मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारी कंस्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट होगा, हमारा सीधा संपर्क होगा, हम जाके मिल सकते हैं। तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों परिस्थितियों में। और देखिए, अगर आप ये देखिए ना आंकड़ा कि समाजवादी पार्टी ने 2012 में भी 4 सीट हासिल की थी, 2017 में भी जब बीजेपी की लहर थी तब भी 3 से 4 में 3 सीट हासिल की थी। तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये तो आंकड़ों से ही जाता है। जी मनोज जी, आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं, और आंकड़े फिलहाल समाजवादी पार्टी के हक में जाते दिख रहे हैं, जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। वीआईपी नंबर सीट जो 2 है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो अपने दर्शकों को बताते हैं। वीआईपी सीट नंबर 2 है जसवंत नगर विधानसभा सीट। ये देखिए यहां से कौन है उम्मीदवार, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि शिवपाल यादव, यहां से समाजवादी पार्टी ने इनको उतारा है। शिवपाल यादव, विवेक शाक्य यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और बीपी सिंह यहां से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। तो ये 3 हम आपको बता रहे हैं प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव, विवेक शाक्य बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा बीएसपी से यहां बीपी सिंह यहां से उम्मीदवार हैं।
तो ये 3 वीआईपी हमने आपको दिखा दिए। और ये सीट वीआईपी क्यों है? जसवंत नगर सीट आखिर वीआईपी क्यों है? वीआईपी है अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की वजह से, क्योंकि शिवपाल यादव इस सीट से मैदान में है, इसीलिए ये सीट वीआईपी हो जाती है। और ये दावा कर रहे हैं लगातार कि जसवंत नगर की जनता इस बार पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत इनको दिलाने वाली है। ये दावे कर रहे हैं शिवपाल यादव, जो जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि इटावा जिले की पॉलिटिकल जियोग्राफी आखिर क्या कहती है। 2012 और 2017 के नतीजे इटावा के क्या कहते हैं, वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। तो इटावा जिले में आपको लिए चलते हैं, वहां पर 2017 और 2012 के नतीजे क्या कहते हैं वो बताते हैं। इटावा की जो जंग है वो बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि शिवपाल यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो इटावा आपको लिए चलते हैं। इटावा में 2017 के जो नतीजे कहते हैं वो ये कहते हैं कि 3 सीटें हैं टोटल, जिसमें से बीजेपी के पास 2 सीट हैं। 2017 के नतीजे आपके सामने है। समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है। और अगर 2012 का नतीजा देखें इस सीट पे, तो 2012 का नतीजा कहता है कि समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें थी, यानी कि यहां पर भी भेदने में बीजेपी कामयाब रही है। 2 सीटें अपने पाले में ला पाई 2017 में, और समाजवादी पार्टी के पास 1 ही सीट रही है। यानी कि यहां पर भी समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं कि बीजेपी भेदने में समाजवादी पार्टी के गढ़ को थोड़ी थोड़ी कामयाब रही है। और हमारे सहयोगी यहां से जुड़े हुए हैं दिनेश साक्य। दिनेश, शिवपाल यादव एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी जीत हम हासिल करेंगे। कोई मुकाबला, कोई टक्कर देख रहे हैं आप ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल, शिवपाल सिंह यादव जरूर इस बात का दावा कर रहे हैं, क्योंकि उनके दावे के पीछे वजह यही है कि जो पिछले उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के मनीष यादव, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। उनको 75,000 वोट मिले थे। तो शिवपाल सिंह यादव और उनके समर्थक ऐसा मान करके चलते हैं कि वो सभी वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यानी कि शिवपाल सिंह यादव के खाते में जाएंगे। लेकिन इसके ठीक विपरीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों इटावा आए थे। उन्होंने दावा किया था कि इटावा की 3 सीटों पर हमारा इस बार कब्जा होगा। खास करके जसवंत नगर की सीट को करके वो पूरी तरीके से भरोसा जता रहे हैं कि हर हाल में जो विवेक शाख को उम्मीदवार जसवंत नगर सीट से उतारा गया, जातीय समीकरण के आधार पर विवेक शाख की जीत होगी और समाजवादी पार्टी का इस सीट से खात्मा हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप ये बताइए कि 2017 के अगर आंकड़ों को हम देखते हैं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन बीजेपी ने ऐतिहासिक सीटें यहां पर हासिल की थी, 49 सीटें। तो इस बार क्या लग रहा है, कोई मुकाबला है इटावा में, जसवंत नगर में शिवपाल सिंह यादव? देखिए, असल में मैथमेटिक्स के आधार पे कोई भी प्रेडिक्शन करना नॉर्मली मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि गणित का खेल है ही नहीं चुनाव है केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का खेल। तो रसायन में गणित का कोई खास रोल नहीं है। 2 केमिकल मिले, उनका मन मिला कि नहीं मिला, उनका तीसरा केमिकल बन गया। पब्लिक के और शिवपाल सिंह के बीच में अगर टाका है तो मतलब आंकड़े कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर आंकड़े कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आंकड़ों का प्रमुख रोल है ही नहीं, रसायन का है। ठीक है मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब अगली सीट हम बताते हैं, वीआईपी सीट नंबर 3 कौन सी है? इटावा सदर सीट जो है वो इस बार हॉट सीट बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? उम्मीदवार आप देख लीजिए। सरिता भदौरिया यहां से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, सर्वेश साक्य यहां से गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कुलदीप गुप्ता यहां से बीएसपी के प्रत्याशी हैं। तो इसके अलावा यहां पर कांग्रेस भी थोड़ी बहुत टक्कर में है, तो ये समझना बेहद जरूरी है। कांग्रेस ने उतारा है मोहम्मद राशिद पर, यहां पर कांग्रेस ने दांव खेला है। तो ये 4 प्रत्याशी ये वीआईपी सीट नंबर 3 इटावा सदर के। और ये सीट वीआईपी क्यों है? वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि यहां से एमएलए है बीजेपी की सरिता भदौरिया, इनको एक बार फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और सर्वेश साक्य जो गठबंधन के प्रत्याशी है, उनसे इनका सीधा सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश, आप बताइए कि सरिता भदौरिया पिछली बार भी एक तरफा जीती थी, इस बार क्या समीकरण?
बिल्कुल 2017 में सरिता भदौरिया को रिकॉर्ड मत मिले थे, 94,000 के आसपास मत हासिल हुए थे और उस समय उनका निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी का कुलदीप गुप्ता हुआ करते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने के कारण कुलदीप गुप्ता ने बागी तेवर अपनाए और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके वो उम्मीदवार बनकर के सामने आ गए। अब समाजवादी पार्टी ने समाजवादी गठबंधन के तौर पर सर्वेश शाह को मैदान में उतारा हुआ है। अब इस तरीके की स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं तो इटावा में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति समझ में आ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी अपना दावा जता रही है, बहुजन समाज पार्टी भी दावा जता रही है और बस भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कह रही है कि हम हर हाल में इस सीट पर जीत का जो दायरा वो था वो बरकरार रख पाने में कामयाब होंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इटावा आए थे तो उन्होंने इस तरीके का संदेश दिया कि अगर इटावा की सीट आप जिता देंगे तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो ऐसा माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि जो इटावा की सीट है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और खुद मुख्यमंत्री बड़ा भरोसा जता रहे हैं कि जीत उनकी ही होगी। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां और तस्वीर दिखाई दे रही हैं वो त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई फिलहाल इटावा में दिखाई दे रही है। जी ठीक है। आप बता रहे हैं कि यहाँ पर इटावा सदर में त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। अब वीआईपी सीट नंबर 4 का रुख करते हैं। वीआईपी सीट नंबर है 4 भोगांव और भोगांव के प्रत्याशी आपके सामने हैं। रामनरेश अग्निहोत्री यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आलोक शाक्य गठबंधन के प्रत्याशी, अशोक सिंह चौहान बीएसपी के उम्मीदवार हैं और इसके अलावा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं ममता राजपूत। तो वीआईपी सीट नंबर 4 भोगांव विधानसभा के 4 प्रत्याशी आपके सामने हैं और ये सीट वीआईपी क्यों हो जाती है ये आपको समझना बेहद जरूरी है। ये सीट वीआईपी इसलिए हो जाती है क्योंकि योगी सरकार में मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री यहां से यूपी सरकार में मंत्री हैं, इनको यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। और हमारे साथ मनोज जी लगातार जुड़े हुए हैं। राम नरेश अग्निहोत्री को मैदान में उतारा है, आपको क्या लग रहा है, प्रतिष्ठा दांव पर है क्या राम नरेश अग्निहोत्री की? प्रत्याशी की भी, पार्टी की भी, और बल्कि एक प्रत्याशी एक पार्टी क्यों कहें, सारे प्रत्याशी और सारी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। ये चुनाव बहुत ज्यादा मतलब हाई टेंशन चुनाव है और इसमें उम्मीद की जा रही है कि बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। ये एक सस्पेंस फिल्म है जिसका क्लाइमैक्स 10 मार्च को पता लगेगा। ठीक है। हालांकि राम नरेश अग्निहोत्री दावा लगातार करते रहे हैं कि यूपी में और केंद्र में 25 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी। अगली वीआईपी सीट का रुख करते हैं। यह है कन्नौज सदर सीट। यहां से ये वीआईपी सीट है और इसके प्रत्याशी कौन कौन है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। असीम अरुण यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अनिल दोहरे गठबंधन के प्रत्याशी, समरजीत दोहरे यहां से बीएसपी के उम्मीदवार हैं, उसके अलावा विनीता देवी यहां कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। तो ये वीआईपी सीट नंबर 5 के हमने चारों प्रत्याशी आपके सामने रखे। ये सीट वीआईपी क्यों है ये भी आप समझिए। ये सीट वीआईपी इसलिए है क्योंकि असीम अरुण यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इन्होंने वीआरएस लिया और उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हुए और अब ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और कन्नौज जो सीट है यहां के समीकरण क्या कहते हैं, पॉलिटिकल जियोग्राफी क्या है, 2012-2017 के नतीजे यहां पर क्या कहते हैं, ये हमें समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो हम आपको अब कन्नौज लिए चलते हैं। कन्नौज में क्या है समीकरण, 2012 और 2017 के नतीजे हम आपको बताएंगे कि वहां पर क्या रहे हैं इससे पहले, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और क्या इसको भेद पाएंगे असीम अरुण, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और कन्नौज के नतीजे क्या कहते हैं 2017 के, ये आप समझिए। कन्नौज में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों में से बीजेपी के पास 2 हैं फिलहाल। समाजवादी पार्टी यहां पर 33.96% वोट शेयर के साथ यहां पर बनी हुई है। लेकिन 2012 के नतीजे क्या कहते हैं ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है। 2012 के नतीजे तो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास तीनों सीटें थी। तो लगभग जो हम पूरा तीसरे चरण की वोटिंग के जो जिले हैं उनको देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2012 में कब्जे में जिन सीटों पर थी थोड़ी सेंधमारी बीजेपी करने में यहां पर कामयाब रही है। बीजेपी के पास 2 सीटें आ गई 2017 में और समाजवादी पार्टी के पास 1 रह गई। यहां पर भी सेंधमारी की है समाजवादी पार्टी ने। 2012-2017 के कन्नौज सदर सीट के नतीजे हमने आपको दिखाए हैं और मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अपने सहयोगी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि आप ये बताइए कि कन्नौज सीट जो है, कन्नौज सीट मोदी लहर में भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी, इस बार क्या उम्मीदें हैं? असीम अरुण क्या खेल बिगाड़ पाएंगे? देखिए
देखिए ये तो आगे कहने वाली बात होगी, ये वोटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से असीम अरुण को बीजेपी ने उतारा है मैदान में, असीम अरुण जो कि पूर्व IPS हैं और पास के ही जिले कानपुर में वो कमिश्नर रहे हैं, और उनका जो पैतृक गांव है वो कन्नौज है, और लगातार बीजेपी इस सदर सीट पर 3 बार से जीत हासिल नहीं कर पा रही थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने कैंडिडेट को बदला हुआ है, बीजेपी कैंडिडेट को बदलकर चुनाव मैदान में है, और दोनों प्रत्याशियों में अच्छी लड़ाई है, और प्रत्याशियों की लड़ाई जो मुद्दे हैं उन पर यहाँ इस तरह का कारोबार है। लोकेश, मनोज जी आपसे एक छोटा सा रिएक्शन में लेना चाहूंगी कन्नौज सदर सीट के बारे में। असीम अरुण बीजेपी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के गढ़ को, उसके किले को भेद पाएंगे? जी नहीं, भेद पाएंगे कि नहीं ये तो केवल ईश्वर जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि असीम अरुण की इमेज अच्छी है, वहां के रहने वाले हैं, वहां पे कानपुर में कार्यरत रहे हैं, और उन्होंने अच्छे मतलब नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड है उनका। और बीजेपी की एक बड़ी खूबी है कि आर्मी से, पुलिस से, रिटायर्ड ऑफिसर्स को, IAS रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेके आती है, और उनमें से बहुत से लोग बहुत सफल होते हैं, इन सारे सर्विस बैकग्राउंड के लोग। तो कोई ताज्जुब नहीं होगा असीम अरुण की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, कोई ताज्जुब नहीं होगा, उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर असीम अरुण की देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे, VIP सीट नंबर 6 की बात करेंगे। VIP सीट नंबर 6 है महाराजपुर विधानसभा, उसके प्रत्याशी आपके सामने है सतीश महाना, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। फतेह बहादुर सिंह गठबंधन से प्रत्याशी है, इसके अलावा सुरेंद्र पाल सिंह बीजेपी के यहां से उम्मीदवार हैं। कनिष्क पांडे, कांग्रेस ने इन पर दांव खेला है। तो सीट नंबर 6 जो VIP है हमारे लिए महाराजपुर, यहां पर 4 जो प्रत्याशी हैं वो हम आपके सामने रखे। और ये सीट VIP क्यों है? महाराजपुर सीट आखिर VIP क्यों हो जाती है? क्योंकि यूपी सरकार में मंत्री सतीश महाना यहां से उम्मीदवार है, और इसीलिए ये सीट VIP हो जाती है। महाराजपुर सदर जो सीट है ये आती है कानपुर जिले में, और कानपुर जिले की पॉलिटिकल ज्योग्राफी आखिर क्या कहती है वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि 2012 और 2017 के नतीजे यहां पर क्या रहे थे वो बताते हैं। कानपुर नगर की बात करें और 2017 के रिजल्ट की अगर बात करते हैं, कानपुर नगर में 10 सीटें हैं, और इस जो तीसरे चरण में चुनाव हो रहा है, कानपुर नगर एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। 10 सीटों में से 7 सीटों पर 49.09% के वोट शेयर के साथ बीजेपी ने कब्जाई हुई है 7 सीटें। समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस का भी खाता खुला है, कांग्रेस के पास 1 सीट है कानपुर नगर में। अगर 2012 के नतीजों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 2012 में समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं, और इसके अलावा बीजेपी के पास 4 सीटें और कांग्रेस के पास 1 सीटें। बीजेपी की परफॉर्मेंस 2017 में 2012 के मुकाबले काफी अच्छी हुई है, और बीजेपी ने यहां पर 7 सीटों पर कब्जा जमाया। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर आप देखेंगे तो 18.83% यहां पर रहा है, और कांग्रेस का 13.36% रहा है। तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमने समझाई। अब अपने सहयोगी अमित गंजू के पास हम चलेंगे और समझेंगे कि यहां पर मुकाबला कैसा है, रोचक है, मुकाबला टक्कर में है या नहीं है। बताइए अमित। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कल मतदान होना है, और अगर कानपुर नगर की बात की जाए तो इस पूरे प्रीफेस में जिसमें कल वोटिंग होनी है तो 59 डिस्ट्रिक्ट्स का इसमें जिक्र हो रहा है। अगर कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र की बात की जाए तो 52 विधानसभाएं थी, जिसमें 47 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कानपुर बुंदेलखंड में अच्छा दबदबा माना जाता है, और इस दबदबे को बरकरार रखने के लिए तमाम यहाँ लोग नेताओं के दौरे हुए, VIPs के VVIPs के दौरे लगे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने कानपुर में तो अमित शाह ने रोड शो किया। तो कानपुर ठीक है अमित, वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन 32 साल से सतीश महाना विधायक हैं, और इस बार क्या 8वीं बार वो जीत दर्ज कर पाएंगे? लगातार हमारी एक खास पेशकश जारी है, एक छोटा सा ब्रेक ले रुक रहे हैं।